रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति से सराबोर अलबेलो राजस्थान। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं विवेकानंद शर्मा सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं शालू और आपका इस अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रदेश है अलबेला, वैसा ही हमारा कार्यक्रम है अलबेला, क्योंकि यहाँ आने वाले जो अतिथि होते हैं वो भी अपने आप में बहुत खास होते हैं, बहुत अलबेले होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने जो अतिथि हैं उनका स्वागत करते हैं। कहा निश्चित रूप से हमारे जो कार्यक्रम के अतिथि होते हैं वे भी जैसा कार्यक्रम है ठीक उसी प्रकार के होते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सक्षम जी बिजलानी। सक्षम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सक्षम बिजलानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। नाम से आप निश्चित रूप से समझ ही रहे हैं कि डॉक्टर हैं। जी हाँ, पेशे से MBBS डॉक्टर हैं और साथ ही साथ अभिनय के क्षेत्र में भी आप राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी कई फिल्में आने वाली हैं और केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की हॉबीज, बॉक्सिंग, जिमिंग, स्विमिंग, गिटार आप बजाते हैं। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि एक दौर में यदि आप कई तरह के काम करते हैं तो उसमें अपने आप का सामंजस्य कैसे बनाया जाए, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है सक्षम जी। सक्षम जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चीजें एक साथ कर लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभिक शिक्षा कैसे, कहाँ हुई, बचपन कैसे बीता, क्या उसी समय से एक्टिंग का शौक था? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा और मेरे बचपन की, तो मेरा बचपन सर एक सरल और बहुत ही सिंपल बीता है सर। मैं, अगर आपने गांव का नाम सुना हो, सवाई माधोपुर राजस्थान में, मैं वहाँ का जन्मा हूँ। तो 2003 में एक छोटे से नर्सिंग केयर में मैं वहीं पे मेरा जन्म हुआ था सर, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फादर मदर की पोस्टिंग वहीं पे थी, सवाई माधोपुर। और उसके अलावा जो मैंने बचपन में जो वैल्यूज़ और मॉरल्स जो सीखे हैं सर, वो मेरे पेरेंट्स की कृपा है सर, सही में। क्योंकि जो भी उनने मुझे सिखाया है बचपन से लेके अभी तक, मुझे हर चीज़ अभी तक काम आती है सर, और मेरे अंदर वो वैल्यूज़ अभी तक हैं। तो प्राथमिक शिक्षा तो मेरे माता पिता को ही सबसे पहले जाएगी सर। और जैसा कि कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसकी जो जीवन की नींव होती है घर से ही शुरुआत होती है। उसका जो व्यक्तित्व, जो उसका चरित्र निर्माण होता है वो घर से ही होता है। और बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में एक युवा कलाकार, एक डॉक्टर हमारे साथ है जो इस बात को मानते हैं कि उनके माता पिता को श्रेय जाता है उनकी परवरिश का, उनके संस्कारों का। आप डॉक्टर बने जी। डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि आज के ज़माने में, आज की जनरेशन में MBBS करना, डॉक्टर बनना, एक ज़माना था जब डॉक्टर इंजीनियर बहुत ज़्यादा एक करियर ऑप्शन माना जाता था। आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी दादी जी रही हैं। तो अभी तो वो नहीं है, बट जब वो थी तो उनका भी काफ़ी समय तक इलाज चला था। तो उस समय भी जब हम उनके साथ जाया करते थे हॉस्पिटल, तो वो पहले तकलीफ़ में होती थी, पर जब दवाइयाँ उनको दी जाती थी और उनका ट्रीटमेंट चलता था तो वो रिकवर कर गई उस चीज़ से, उस बीमारी से रिकवर कर गई। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा वही था उस समय कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए और जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे पहले उनके काम आ सकूं और उनके लिए कुछ कर सकूं। तो चिकित्सा से अच्छा और कुछ ऑप्शन मेरे ख्याल से होता नहीं है मैम। कोई जो भी वृद्ध हैं उनको, उनकी सेवा करने से अच्छा और पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता। निश्चित रूप से शालू जी, ये समझा जा सकता है जैसा बताया अभी सक्षम जी ने कि प्रारंभिक शिक्षा में माता पिता का योगदान, मॉरल वैल्यूज की बात की, फिर जिस तरीके से चिकित्सा के पेशे में आने का जो इनका मन बना। मुझे ध्यान आती है पंक्ति की, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो इस प्रकार के भाव ऐसा लगता है कि बचपन से ही कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा के साथ इनके भीतर आ रहे थे। पढ़ाई की जो बात है वो तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात है ही, और जिस तरीके से आपने चिकित्सा का पेशा चुना, आप MBBS की पढ़ाई आपने की, आगे भी अभी तैयारी आप कर रहे हैं PG की। बहुत पढ़ाई करनी होती है चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को, बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, मैंने भी देखा है। वो सब होते हुए भी फिर अभिनय में आने का मन कैसे बना आपका? यूँ क्योंकि समझा जा सकता है कि वहाँ इतनी व्यस्तता रहती है, पढ़ाई में से समय निकालना बड़ा कठिन रहता है, और उसके बाद भी फिर अभिनय की तरफ आने का कहाँ, कैसे, क्या शुरुआत हुई?
सर अभिनय मेरे अंदर हमेशा से था, क्योंकि जब मैं बचपन में स्कूलिंग करता था तो मैंने काफ़ी ड्रामास किए हैं और नाटक किए हैं काफ़ी। जो मेरे टीचर, एक्टिंग टीचर्स भी थे, वो भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते थे हमेशा से कि तुम अच्छी एक्टिंग करते हो। तो बचपन से मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं वो मंच को लेकर के एक प्रेम भाव था हमेशा से, तो वो मेरे अंदर ही रह गया सर। जैसा आपने कहा कि बचपन से ये भाव आपके मन में था, तो कई बार होता है ना कि जो आपके भीतर होता है वो समय के साथ प्रकट होके भी आता है। तो स्कूल टाइम में भी कभी कोई घटना ऐसी हुई क्या कि जो आपने अपने अभिनय से अपने अध्यापकों को चौंका दिया हो? सर एक बार हो रखा है सर, क्योंकि एक अश्वत्थामा जी का प्ले था। तो उस प्ले के अंदर मुझे बोला गया कि आप करके दिखाइए, और जब मैंने क्लास के अंदर परफॉर्म किया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ किसी को तब पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी भी आती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म मिला स्कूल से ही, और आपको लगा कि आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना वो एक फुल टाइम काम है, प्रोफेशन है, साथ में एक्टिंग करना ये भी अपने आप में एक फुल टाइम काम और प्रोफेशन है। और आज के समय में व्यक्ति एक काम पूरा कर ले वो भी बहुत बड़ी बात समझता है। यहीं पर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बैलेंस कैसे कर पाते हैं दोनों चीजें? मैम बैलेंस करना मेरे को टफ नहीं लगता अभी तो एज सच, क्योंकि दोनों ही मेरे रुचि के कार्य हैं, दोनों ही मेरा पैशन है। तो मैं मेडिकल फील्ड में भी रहता हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल में राउंड्स लगते हैं, काम करना होता है हमें। तो जब आप पेशेंट्स को मुस्कुराते हुए देखते हैं, उनकी दर्द से बाहर निकलते हुए देखते हैं ना, तो अपने आप सारी थकान मिट जाती है। और सेम वैसा मैं कहना चाहूँगा एक्टिंग के लिए। जब आप अभिनय करते हैं और किसी भी इंसान को मनोरंजन आप दे रहे हैं, हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, वो आपकी वजह से इमोशनल जो फीलिंग्स हैं उन वो महसूस कर पा रहा है अपनों की तरह, जबकि वो देख रहा है एक टीवी पे आप उसके अपने नहीं हो, पर वो महसूस कर कनेक्ट हो जाता है, जुड़ाव होता है, जुड़ाव हो जाता है सर। बिल्कुल। तो जो फिल्में हैं या जो टीवी सीरियल्स हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है, तभी वो चीज़ें हिट होती हैं। और दर्शकों ने देखा ही होगा, बहुत से धारावाहिक या बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं कि लोग देखते देखते और उनकी आंखों से पानी बहने लगते हैं। रामायण के ऐसे बहुत से जो दृश्य हमें आज भी याद है कि लाखों लोग देखते हुए जो है अश्रुधारा उनकी बहती रहती है। तो कलाकार की जो है ये एक अपने आप में खास बात होती है कि वो उस रोल को कैसे जीवंत बना देता है। जब बात कलाकार की हो रही है और सीधा सीधा जब इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म आने वाली है आज के शोले, उसमें किस तरह की भूमिका है आपकी? इस जो नई ये जो आज के शोले आ रही है, इसका वो जो पुरानी शोले थी, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ 1975 में जो आई थी, उससे भी क्या कुछ संबंध है? सर मैं आपको अभी तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि दोनों फिल्म्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहने वाली हैं जी। ये जो स्टोरी हमारी आज के शोले की होगी, ये जैसा कि नाम इसका बता रहा है आज के शोले, तो ये आज की युवा पीढ़ी के ऊपर है ये बेस्ड। और हर युवा जो है इस देश का, वो इससे देख के रेजोनेट कर पाएगा, क्यों जो उसके अंदर ज़ील है कुछ करने की, कुछ पाने की, वो उसके लिए उसको कैसे मेहनत करनी है और कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। बिल्कुल, ये तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कैसे मेहनत करनी है और कैसे सपनों को पूरा करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि हम सब सपने देखते हैं, युवाओं को भी लगता है उन्हें बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन जब बात आती है कुछ हासिल करने की, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो। ये एक सपना हर युवा लेकर चलता है, लेकिन जो उसकी जर्नी होती है, जो उसका रास्ता होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों से भरा भी होता है। तो आजकल का जो युवा है बहुत जल्दी हतोहत हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। युवाओं से आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी जर्नी जो रही है उससे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं? मैम युवाओं को मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप हार या जीत की तराजू में मत तोलिए ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी उससे बहुत ऊपर है। आप हर दिन अपना काम कीजिए, आप अपना टारगेट जो भी है आप उस पर फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे सफलता हासिल होगी या मुझे सफलता हासिल नहीं होगी, वो सब आप ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। जब आप अपना 100% देते हैं किसी काम में और पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं, तो उसके बाद फिर वो चिंता रहती भी नहीं है कि हम सफल होंगे या नहीं, क्योंकि आपको
पूरी तरीके से पता होता है मैंने अपनी तरफ से अपना 110% दे दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना, अनुशासित रहना और ये इस तरह का प्रयास करना कि हमें अपना जो है 100% देना है, आगे जो भी होगी वो होगा या वो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही होगा। और हमारी तो भगवत गीता में भी यही लिखा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। निश्चित रूप से कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, इसका भाव ही ये है कि आप सतत अपने कर्म में जो है वो लीन रहें। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। आप अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करते जाइए, फिर जो भी परिणाम होगा उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यही भगवत गीता का भी संदेश है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को भी यही कहा जब वे भ्रम की स्थिति में थे। तो आज के युवाओं को भी किसी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। मस्ती के साथ में अपना जो शौक है उसको जो है अपना प्रोफेशन बनाने का प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिस समय जो आपकी भूमिका है, आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या अध्ययन करना चाहिए, और यदि आप किसी फील्ड में कहीं सेवा कर रहे हैं तो पूरे मनोयोग से आप सेवा कीजिए। निश्चित रूप से जीवन बहुत आनंददायक रहने वाला है। हम बात कर रहे थे आपकी फिल्म को लेकर। आज का जो जमाना है वो एक तरीके से हम कहते हैं कि समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं। वेब सीरीज का जमाना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो आपकी एक वेब सीरीज आने वाली है। जी सर, बॉम्बे बॉन्ड्स करके। तो मैं चाहूंगा कि उसकी भी कुछ जानकारी आ जाए, किस तरीके का क्या आपका उसमें रोल है और क्या चुनौती उसको रोल को निभाते हुए रही। जी सर, तो बॉम्बे बॉन्ड्स सर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है जिसका अभी सीजन 1 अमेजोन प्राइम पे इसी साल में लॉन्च होगा। इसका सीजन 2 एंड सीजन 3 भी आएगा, एंड मेरा कैरेक्टर उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा सर जी। तो इसमें मैं बेसिकली एक क्राइम जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, पत्रकार का रोल प्ले कर रहा हूँ सर। तो मैंने जब ये रोल प्ले किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि सही में कितना टफ होता है ये जॉब, कि आप सच्चाई को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो। इतनी सारी विपरीत आपके खिलाफ दुविधाएं आएंगी और थ्रेट्स भी आते हैं कई बार, बहुत सारी दिक्कतें होती है सर, बहुत सारी समस्या होती हैं। उसके बावजूद भी एक जर्नलिस्ट अपना काम ईमानदारी से करता है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए हैट्स ऑफ है सर, पहले तो आप लोगों को आप करते हैं। बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला सर उस कैरेक्टर से इटसेल्फ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मॉरल्स, वैल्यूज़। और क्योंकि वो भी जो कैरेक्टर है उसकी नींव भी अच्छे वैल्यूज़ पे, अच्छे मॉरल्स पे बेस्ड है, क्योंकि उसके फादर की भी एक प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की शॉप थी, एंड उसके दादाजी भी एक स्वतंत्रता सेनानी खुद रहे थे। तो इस वजह से उसके अंदर उसके पेरेंट्स ने और उसकी फैमिली से भी उसके अंदर वही सारी, तो ये समझा जा सकता है कि डॉक्टर तो आप हैं ही, एक्टर भी आप हैं, और जब आपको एक पत्रकार की भूमिका निभाने को मिली तो मीडिया का भी एक थोड़ा सा अनुभव तो हो ही गया होगा। जी सर, बिल्कुल। मैं पेन पेपर लेके घूमता था अपनी जेब में पीछे कब कुछ नोट डाउन करना पड़ जाए। बिल्कुल। किस तरह के रोल्स अभी तक आपने किए हैं और आपको किस तरह के रोल्स आप करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक ये प्लेटफॉर्म है, कि मंच है जहां पर आप अभिनय कर सकते हैं। तो हर इंसान का एक मन होता है कि मुझे अगर ये मौका मिलेगा तो मैं इस तरह का किरदार निभाना चाहूंगा। जैसे बचपन में लोग डॉक्टर खेलते हैं, क्यों विवेकानंद जी, पुलिस और चोर पुलिस के गेम्स खेले जाते हैं, आपको तो अभिनय करने का मौका मिल रहा है। किस तरह के रोल्स आप करना चाहेंगे? मैम, मैं कोई भी ऐसे कैरेक्टर का अभिनय करना पसंद करूंगा जिसके अंदर डेप्थ हो और वो रियलिज्म पे बेस्ड हो, क्योंकि असली लाइफ में भी कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, उसके शेड्स होते हैं काफ़ी सारे। तो हर इंसान के शेड होते हैं, मेरा ये मानना है। तो ऐसा ही कोई कैरेक्टर मिले जिसके बहुत सारे शेड्स हों, उसके भी एक अपने अंदर की एक कहानी हो, वो खुद से लड़ाई हो, जैसे हमारे अंदर भी खुद से लड़ाई चलती रहती है, कामयाब होना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो अपने अंदर ही अंदर एक कश्मकश हमेशा चलती है। तो वैसे ही एक किरदार में मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो उतना ही मज़ा आता है मैम। अगर जितना रियलिस्टिक किरदार हो उसको प्ले करने में उतना ही मज़ा आता है। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एक किरदार के साथ कई सारे किरदार आप निभाए जा रहे हैं। जिस तरीके से चिकित्सा का आपका काम है, मेडिकल फील्ड का अपना काम है, डॉक्टर हैं, पेशेंट्स देखते होंगे। दूसरी तरफ एक्टिंग का फील्ड है, वहाँ भी लगातार कई दिनों तक बाहर रहना होता होगा शूटिंग के लिहाज से। तो ये जो दोनों फील्ड हैं अपने आप में समय भी दोनों बहुत मांगते हैं, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि विपरीत ध्रुव हैं दोनों में। किसी तरह का सामंजस्य जो है वो महसूस नहीं होता। आप कैसे बना पाते हैं?
सर मुझे विपरीत नहीं लगते ये दोनों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है जी। क्योंकि एक जगह जहाँ पे दोनों ये जाके जोड़ते हैं, एक्टिंग एंड डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर, वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। तो एज एन एक्टर भी मैं मेरा काम समाज के लिए करना चाहता हूँ, लोगों को हंसाना, मनोरंजन करना चाहता हूँ, उनकी जो दिन भर की टेंशन है वो बस भुला के मस्त मगन होके देख पाएँ और खुश महसूस कर पाएं। कितनी अच्छी बात है कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल मैं बहुत दिनों बाद देख पा रही हूँ। ये जानना चाहेंगे कि ये 24 घंटे हैं जहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ हैं, कि आज आपकी शिफ्ट है, क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत काम करना पड़ता है, वही शिफ्ट भी होती है जी। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है, या कभी कभार मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी ज़रूरत यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी आपकी शिफ्ट है, तो वो जो संतुलन है कैसे करते हैं? हमेशा प्लान करके ही जाता हूँ। मुझे जब भी किसी शूट के लिए जाना होता है और यहाँ से मैं बहुत कोऑपरेटिव है तो परमिशन भी मुझे मिल जाती है हॉस्पिटल फैकल्टी से जी। तो एज सच अभी ऐसी कोई दिक्कत मुझे आई नहीं कि मुझे कोई दुविधा का सामना करना पड़े। और फैमिली का भी मैम बहुत सपोर्ट रहा है इसके अंदर हमेशा से। उन्होंने एक्टिंग के लिए भी मुझे हमेशा से प्रेरित किया है कि तुम्हारा अगर मन है तो तुम उसी फील्ड में जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी बात सुननी है या किसी की बात सुननी है। वो हमेशा एज अ वेल विशर मुझे समझाते हैं हर चीज़, और गाइड करने का काम हर पेरेंट का होता है, वो उनने हमेशा किया है सर। पर मर्जी हमेशा मेरी रही कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए सर। उसके बाद फिर मुझे कुछ भी दुविधा नहीं लगती इस दुनिया में कि पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है ना हमेशा से सर, तो कभी रुका नहीं मैं। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज इस अलबेलो राजस्थान खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सक्षम बिजलानी जी से, और ये डॉक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। जिस तरीके से बात हो रही है अभिनय की दुनिया की, हर एक व्यक्ति का सपना होता है जो इस फील्ड में होता है, उनकी बहुत कहानी, किस्से, संघर्ष की कहानियाँ, ये सब देखने को सुनने को मिलती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो कई बार तो एक सामान्य रूटीन होता है। व्यक्ति जब सफल हो जाता है, एक बड़ा नाम हो जाता है, तो फिर पीछे की जो बातें हैं वो संघर्ष की कहानियों के रूप में सामने आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सपने भी होते हैं व्यक्ति के। जब इस लाइन में जाता है तो सोचता है कि काश मेरे को ऐसा रोल मिले, काश मैं स्क्रीन पर जो है ये किरदार निभाऊं। आपके मन में भी कोई इस प्रकार के कोई रोल आपको लगता है कि जो आपको आकर्षित करते हैं कि हाँ मेरे को ये कुछ इस तरीके का करना है? जी सर, मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का रोल प्ले करना चाहूँगा जिसने इस देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो। जैसे शहीद भगत सिंह जी हो गए, क्रांतिकारियों की हो गई सर। और जैसे मिल्खा सिंह जी थे, उनने एथलीट थे जी सर। अभी भाग मिल्खा भाग आई थी फरहान जी, तो बहुत गजब फिल्म है सर वो भी। MS धोनी आई थी, सुशांत सिंह राजपूत जी ने उसके अंदर काम किया था, MS धोनी को किरदार निभाया था। तो वो इस टाइप के जो रोल्स होते हैं ना सर, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं खुद भी, क्योंकि मैं बचपन से देखता आया हूँ सबको, क्रिकेटर्स हो गए चाहे कोई बड़े स्वतंत्रता। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर आप बता पाएंगे कि जिसका रोल आप निभाना चाहेंगे? क्योंकि जो अभी आपने बताया उन पर तो लगभग आ चुकी है ना फिल्में। सर एक नहीं आई है सर, शायद महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर कोई फिल्म नहीं आई है मेरे ख्याल से, तो मैं उनका किरदार निभाना चाहूँगा सर। मुझे बहुत सुंदर उनका व्यक्ति विशेष बहुत पसंद है सर। आपने कहा कि जो आपको मन था करने का आपने वो किया, लेकिन आपने डॉक्टरी की पढ़ाई भी की है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ का जो सामंजस्य है बिठाना कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है या पैशन इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, हमें देखते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं, बहुत सारे ऐसे आजकल हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। लेकिन उस पैशन के चक्कर में इंसान अपना बहुत समय खो देता है। वो ये समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, और बाद में लगता है ये पैशन जो है बहुत समय, पैसा, बहुत एनर्जी भी ले रहा है। कितना ज़रूरी है शिक्षा को पाना, कुछ हासिल करना, और कितना ज़रूरी है अपने पैशन के पीछे दौड़ना? मैम पैशन जो है वो अल्टीमेट गोल है, बट अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत लगती है। आप अपने आप को आपको तैयार करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरा मानना है शिक्षा तो प्राइमरी लेवल से किसी भी शिशु की स्टार्ट हो जानी चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो फिर बोलने में भी आपको शायद 2 बार सोचना पड़े कि मैं अपना ये ड्रीम फॉलो करना चाहता हूँ। आज मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है, मैं डॉक्टरी कर चुका हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। आज मैं आराम से बेफिक्र होके मैं अपना 200% दे रहा हूँ मैं एक्टिंग फील्ड के अंदर।
बाकी ईश्वर की अगर इच्छा रही तो मैम आगे और काम बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल, लोगों का हमारी प्यार रहा, आप शुभकामनाएं। सबका सपोर्ट रहा, बिल्कुल। राजस्थान से लोग सपोर्ट दिखाएं। बिल्कुल। सक्षम जी, आपकी जैसे एक तो फिल्म आने वाली है, वेब सीरीज के बारे में अपनी चर्चा हो ही गई, और भी कुछ प्रोजेक्ट आपके चल रहे होंगे, तो ये जो लाइन है आपकी अभिनय का जो फील्ड है, इसमें अभी तक का कोई ऐसा क्षण आपको याद आता है जो दिल के बहुत करीब रहा हो, जो यादगार हो गया हो? कई बार होता है ना कि हमारा सपना होता है और लगता है कि अच्छा हम तो वहीं उस लाइन में पहुंच गए हैं एकदम, तो ऐसा ही कोई घटना, कोई संस्मरण कोई ध्यान में आता है कि जिसको जो जब हुई तो आप बहुत रोमांचित हो गए हो? सर मेरे लिए तो अभी तक ये ड्रीम जैसा ही है कि मैं यहाँ बैठ के भी आपसे बात कर पा रहा हूँ। बट सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए मेरे ख्याल से ये होगा कि जब मुझे जय का आगे वाली प्रोजेनी का रोल प्ले करने को मिल रहा है आज के शोले में। तो जय का रोल आप सब जानते हैं, लेजेंडरी अमिताभ बच्चन साहब ने किया है जी। तो उनके आगे का जनरेशन का मुझे मिल रहा है रोल सर, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, मुझे सोचते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और अमित जी से अभी हमें ब्लेसिंग्स भी लेनी है सर। ये जब शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हम अमित जी के पास जाएंगे, उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे उनकी। और इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती, जिन्हें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, मतलब मैं भी नहीं, मेरे भी फादर के भी फादर तो वो उनको इतना एडमायर करते हैं, तो मैं उनका रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल। तो आपका कहीं ना कहीं जो हार्ड वर्क है ये आगे हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि ज़रूर से आप इसमें सफल हो और आपको शुभकामनाएं मिले, आपको सफलता हासिल हो। आप एक यूथ हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अभिनय में हैं, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहाँ भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, सोशल मीडिया का बहुत डिस्ट्रैक्शन है और बहुत तरह के इस तरह का पीयर प्रेशर है कि आपको अपने खाली समय में घूमना है, फिरना है, इस तरह की गतिविधियाँ करनी है जिसमें आप थोड़े से मॉडर्न लगें। जी। आपने अपने आप को किस तरह से इन चीज़ों से बचा कर रखा, किस तरह से पीयर प्रेशर हैंडल किया, दोस्त, क्योंकि हर चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उम्र भी ऐसी है जहाँ पर हम कुछ बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। आपने इस पीयर प्रेशर को, ये सोशल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज किया? मैम जहाँ तक की रही सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो उसका कैसा यूज़ कर रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी आती हैं। आप अगर सोशल मीडिया को उस सेंस में देखो तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, पर बहुत ऐसी भी चीज़ें आती है जो टाइम वेस्ट होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। तो युवा अगर गोल बना लेना कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरा, मुझे हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो उसके बाद तो फिर वो कहीं भी जाएगा, वो दुनिया में कहीं भी बैठा होगा, किसी को नोटिस करके भी वो कुछ ना कुछ सीख लेगा, कुछ नया हासिल करता रहेगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहें और कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहें लोगों से, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ है ज्ञान देने के लिए। सक्षम जी, आपका परिवार जो है वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, आपके अभिभावक पेरेंट्स जो है वो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप की दोनों लाइन ही उनसे तो अलग हैं, एक्टिंग भी अलग है और जो है मेडिकल फील्ड वो भी अलग है। तो जुडिशरी का जो प्रभाव वो आपके मन मस्तिष्क पर, सोचने पर या आपके अभिनय में क्या कुछ लाभ मिला, क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर मदर ही जज नहीं है, मेरे दादाजी भी जो हैं वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं एक्चुअली। तो मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है, तो हमेशा से मुझे सही गलत की पहचान बचपन से ही घर पे दे दी गई है, और लॉ की क्या सही है क्या नहीं है, हर चीज़ मुझे सामान्य बातों में घर में चर्चा में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जी सर बिल्कुल, और सारे मॉरल्स वैल्यूज़ बचपन से सिखाए गए हैं, और परवरिश का फ़र्क पड़ता है सर, मेरा ये मानना है। तो मेरे माता पिता ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है, और कहीं से कहीं तक कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी मुझे किसी भी चीज़ की। मुझे जो चाहिए था हमेशा वो चीज़ मुझे दी है। मेरे घर में जिम भी है, इनफैक्ट मैंने उनसे ज़िद करके जिम बनवाया मेरे घर में कि मुझे जिम करना है, तो उनने कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं रोका, हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। शालू जी, जो चर्चा हो रही है सक्षम जी से बार बार में, जैसे माताजी पिताजी की भी बात हो रही है, मुझे तो रामचरितमानस की वो चौपाई याद आ गई कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात नवामही माथा। जिस प्रकार से वो ही संवेदनशीलता, वही भाव, और चर्चा में ये भी आया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, चाहे अभिनय हो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना अपने आप में जो है, एक प्रकार से कहा जाता है ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य
वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो किसी को हंसा देना कोई साधारण सी छोटी सी बात नहीं है। बहुत से कवियों ने, बहुत से शायर ने इन पर अलग अलग चीज़ें भी लिखी हैं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखिए, है ना। तो बहुत सारी लगता है जीवन की सार्थकता वास्तव में इसी में है कि आपके कारण किसी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आ जाए। और साथ में ये जो अपने संस्कार है, जो मूल्य है, अपने माता पिता का जो आदर है, जो हमें देखने को मिल रहा है, ये भी नई पीढ़ी है और जिस तरह से सम्मान और आदर बार बार अपना जो ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं उसे प्रकट कर रहे हैं, तो शायद जो दर्शक खासतौर से यंगस्टर्स हमें देख रहे होंगे उन्हें ज़रूर से आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी कितना ज़रूरी है अपने आसपास अपने परिवार को सम्मानित करना, वैल्यू करना। साथ ही आपको जो अपने माता पिता दे रहे हैं वो अपने सामर्थ्य से ज़्यादा दे रहे हैं, तो उनके दिए हुए का सम्मान करना और उसी को आगे लेकर जाना, ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा कहीं ना कहीं मान सम्मान भी है। जैसा आपने कहा, आपने घर में जिम बनवाया अपने लिए, आप जिमिंग भी करते हैं, आप स्विमिंग भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पसंदीदा एक्टिविटी कौन सी लगती है और फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैम सारी मेरी पसंदीदा एक्टिविटीज़ हैं। मैं जिमिंग भी करता हूँ, बॉक्सिंग भी करता हूँ एंड म्यूज़िक से भी मुझे बहुत प्रेम है। और कहीं ना कहीं जैसे जिम मेरी हेल्प करता है, मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है जिम, और एक मोटिवेशन बनाए रखने में हेल्प करता है। एक रेगुलर रहता हूँ मैं, ओबीडियंट रहता हूँ अपने काम को लेके, तो उस चीज़ में जिम ने मेरी बहुत हेल्प की है। म्यूज़िक ने मेरी रिलीफ के तौर पे बहुत हेल्प की है। म्यूज़िक एक थेरेपी की तरह है। तो मैं जब भी मेरे को कुछ भी ऐसा फील होता है, मैं सैड फील करता हूँ, तो या तो खुद गिटार पे गाना बजा लिया, खुद का मूड चीयर कर दिया सुन के, तो उसमें म्यूज़िक ने मेरी हमेशा हेल्प की है। मैम कितनी अच्छी बात है ना कि कोई ऐसा माध्यम लेने के बजाय जहाँ पर कि व्यक्ति, आजकल हम देखते हैं कि ज़रा से दुखी होते हैं तो किस तरह के गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, धूम्रपान, कहीं ना कहीं मदिरापान, अल्कोहल कंजम्पशन इसमें आ जाते हैं, और यहाँ पर एक कितना क्रिएटिव माध्यम इन्होंने चुना है अपने लिए कि म्यूज़िक बजा करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल शालू जी, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में धूप और छांव के जैसे सुख दुख भी आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं? आपकी हॉबीज, आपके शौक कैसे हैं? जिस तरीके से सक्षम जी ने बताया, जिमिंग है, बॉक्सिंग है, म्यूजिक है, संगीत का अपना एक बड़ा महत्व है। और हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। किसी व्यक्ति में साहित्य, संगीत और कला इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो व्यक्ति कहलाने के योग्य नहीं है। हमारे जो आज के मेहमान हैं, ये निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में तो आप जोड़ सकते हैं इनको। अभिनय जिस तरीके से आ गया है, अपने आप में कला तो वो है ही, और संगीत से भी जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों से और खासतौर पर युवा दर्शकों से तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में कुछ न कुछ, जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो स्किल आप अपने भीतर कुछ न कुछ लाइए। कोई ना कोई सकारात्मक शौक अपना हो कि जिसके साथ जब कभी कोई निराशा के पल आपको महसूस होने लगे तो कहीं कोई गिटार बजाने लग गए, कहीं कुछ पुस्तकें पढ़ने लग गए, कहीं कोई बड़े कवियों की रचनाएं हम पढ़ने लग गए। पुस्तकें भी बहुत अच्छी मित्र हुआ करती हैं, और अभिनय के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी बहुत पढ़ना पड़ता है, उस स्क्रिप्ट में ढलना होता है। बात यही करना चाहेंगे कि अभिनय के क्षेत्र में चूंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में भी कुछ आइकन होते हैं। हर एक फील्ड में व्यक्ति कुछ आदर्श देखता है कि उन्होंने ये मुकाम प्राप्त किया, या उनकी एक्टिंग में ये खास बात थी, या उनकी एक्टिंग में आंखें बोलती हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिंग करता है। अलग अलग अभिनेताओं की अलग अलग खास चीजें होती हैं। आपको कौन सा अभिनेता बहुत प्रभावित करता है? आपका आइडियल कौन है इस क्षेत्र में? सर, जैसा कि आपने नाम ले लिया, आंखें बोलती हैं, तो उससे ही समझ में आ जाएगा सबको। इरफान खान साहब जी, वो जयपुर से ही थे। और लेजेंडरी एक्टर हैं सर, उनका कोई मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। उनने जिस टाइप का एक एक सीन में जो उनने परफॉर्मेंस दिया है, आप उस एक एक सीन को एनालाइज कर सकते हो, पूरी आत्मा डाल देते हैं जी सर। वो घुस जाते हैं पूरी तरीके से, उस कैरेक्टर को अपने अंदर समा लेते हैं। तो सबसे बड़े रोल मॉडल तो मेरे इरफान खान साहब ही रहेंगे। उसके बाद नसरुद्दीन शाह साहब हो गए, ओमपुरी साहब हो गए। आज की जनरेशन में भी बहुत अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं। राजकुमार राव जी हो गए, और आदित्य रॉय कपूर भी हो गए। तो आपने ये जो जितने नाम बताए, लगभग सारे थिएटर वाले, क्लासिकल और थिएटर वाले ये आर्टिस्ट हैं। और एक तरफ जो है धारा दूसरी भी हम देखते हैं, बिना नाम लिए भी हम समझ सकते हैं कि बहुत से एक्टर ऐसे हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग के दम पर हैं, या बहुत जो डांस के कारण हैं। तो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि जो क्लासिकल एक्टिंग वाले जो
हीरो रहे हैं, वो पहली पसंद है आपके? अब सर डिमीनिंग तो नहीं लगना चाहिए मैं ऐसे बोल दूं तो, बट ये बात सही है क्योंकि वो अपने आप में एक्टिंग स्कूल्स हैं। जी सर, तो वो अपने आप में खुद एक दौर रहे हैं शायद, इस वजह से आप ये बात कह रहे हैं। जी मैम, वो अभिनय और वो मंच वाली जो फीलिंग है वो उन लोगों ने भी महसूस की है, वो भी मंच से जुड़े हुए कलाकार हैं। लेकिन आज हम बात करें जैसा कि कुछ एक्टर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग है या डांस है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपको नृत्य में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, डांस में और बॉडी बिल्डिंग में आगे के रोल्स के हिसाब से कुछ तैयारी करने का सोचा है आपने? बिल्कुल मैम, मैं डांस की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ डांस जी। एंड बॉडी बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, अगर मुझे किसी भी रोल के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ा, फिजिकलिटी अपनी, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कभी वेट बढ़ाना भी पड़ा तो मैं बढ़ाऊंगा, वजन कम भी करना पड़ा तो वो भी करूँगा, क्योंकि मुझे ऑथेंटिसिटी दिखानी है और किरदार को जस्टिफाई करना है। तो वो किरदार को जस्टिफाई करने की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा सुनने में या पढ़ने में आता है कि अलग अलग किरदार के हिसाब से अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। कई फिल्मों में जो है घुड़सवारी करनी होती है तो कई बार समस्या आती है इस तरह की। ऐसे ही कई जो सीन होते हैं, हिंसा वाले सीन होते हैं, उसके लिए भी कई बार आपको जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, इस तरह की नई नई विधाएं सीखनी पड़ती हैं। तो आपने क्या कुछ अभी तक कुछ पाला पड़ा इस तरीके की चीज़ों से, कुछ नया कुछ सीखने को? जी सर, जब मैं वेब सीरीज़ की शूटिंग करने गया था तो उसमें काफ़ी सारा एक्शन है, तो एक्शन मैंने सीखा वहाँ पे, क्योंकि मैं बॉक्सिंग करता आया हूँ, जिम करता आया हूँ, तो मुझे इतनी समस्या नहीं आई उसके अंदर। पर जैसे एक स्टाइल से आप देखते हैं मूवीज़ के अंदर एक्शन करते हैं हीरोज़, वो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी कि कैसे करनी है। और सब टीचर्स का जो भी एक्शन मास्टर्स थे उनकी बहुत बड़ी हेल्प रही है, क्योंकि उनने मुझे बैठ के ट्रेन किया है। हर सुबह जुहू बीच पे बुला के कि 1 घंटा ट्रेनिंग होगी अब बेटा तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग की जाती थी, तो मैं हर चीज़ से सीखा हूँ सर। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण लग रही है मुझे विवेकानंद जी, और आप भी शायद इस बात को समर्थन देंगे कि आप कुछ भी काम करें उसमें आपका 100% होना, अनुशासित होना वो बहुत ज़रूरी है, और साथ में लगातार आगे बढ़ते रहना। और ऐसा तो नहीं होता कि आप पहले दिन जाते हैं और आप हर चीज़ ओके कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी कभी कभी फेलियर फेस करते होंगे कि सीन सही नहीं जा रहा है या आपका पॉस्चर सही नहीं है। कभी कभार जो बड़े गुरुजन होते हैं उनसे आपको शायद डांट भी पड़ती होगी। तो कैसा लगता है और कैसे आप उस चीज़ को लेते हैं कि मान लीजिए अब आप डांस सीख रहे हैं तो एकदम से डांस करना तो संभव नहीं है, तो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से आप ये जो छोटे छोटे फेलियर्स भी लाइफ के जो आते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस जो आते हैं, इन्हें कैसे देखते हैं? मैम, छोटे छोटे जो फेलियर्स होते हैं ये मौके होते हैं कि आपको मिस्टेक से आपकी सीख के आप फिर उसको दोहराए ना। तो मैं इनको ऐसे मौक़ों की तरह ही लेता हूँ, जो छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं कि ये मुझे कुछ सिखा के जाते हैं जी, और मैं उनसे सीखता हूँ। और कभी नहीं कुछ कर पाते और लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो क्या निराश होते हैं? मैम नहीं, निराश होने का मैम कोई सौदा ही नहीं है, क्योंकि मैम मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि भगवान ने 2 आँखें दी है, 2 कान दिए हैं, मुंह दिया है, दिमाग दिया है, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं हर सुबह उठ पा रहा हूँ, अपने काम पे जा पा रहा हूँ, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। लाइफ इज़ द अल्टीमेट बिल्कुल सक्सेस। अगर आप जी रहे हैं तो उससे बड़ी सक्सेस कुछ है नहीं मैम। सक्षम जी, जैसा हम बात कर रहे थे, अभी OTT का ज़माना है, वेब सीरीज आप कर रहे हैं और भी कई नई वेब सीरीज आने वाली होंगी। इस समय जो वेब सीरीज को लेकर सामान्य रूप से समाज में चर्चा होती है, समाज को समझने वाले लोगों में जो चर्चा होती है, और ख़ासतौर पर इस विषय पर चर्चा होती है कि उन पर सेंसरशिप नहीं है जी। ऐसे में वेब सीरीज का समाज पर जो प्रभाव है जी, वो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? सर, एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अगर एक वेब सीरीज़ या फिल्म में किसी की डार्क साइड दिखाई जा रही है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव साइड भी दिखाई जाती है, क्योंकि वो एक मिरर है बेसिकली सर सोसाइटी का, वही दिखाया जा रहा है जो सोसाइटी में हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है देखने वाले पे कि वो वहाँ से क्या लेके जा रहा है अपने साथ। अच्छी वैल्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी। हर मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि जो बुरा करता है उसका अंजाम क्या होता है। अब लोग चाहें तो उससे भी वो ले सकते हैं और चाहें तो कुछ अच्छा भी सीख के जा सकते हैं वहाँ से। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी को सिर्फ अच्छा देखना चाहिए। आप देखिए कुछ अगर ऐसा आपको लग रहा है कुछ सही नहीं है सीन कुछ सोसाइटी के लिए, पर आप उससे लेके मत जाइए अपने अंदर, आप कुछ अच्छी वैल्यूज़ ही लेके जाइए।
बिल्कुल। वो तो एक पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे सर, मेरे बहुत हिसाब सी से। वेब सीरीज हैं, उनका जब विश्लेषण होता है, उनकी समीक्षा होती है, तो ये बात खुलकर आती है सामने कि अत्यधिक हिंसा हो रही है या फिर वल्गैरिटी उसमें आ रही है। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है, और बच्चों के हाथ में भी यदि इस तरह की चीज़ें पड़ती हैं तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, और उसके लिए क्या कुछ बैलेंस बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सर, OTT एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। अब बच्चों के लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उन पे थोड़ी सी पाबंदी बनाए रखें। छोटे जो बच्चे हैं जिनके लिए शायद वो कंटेंट देखना सही नहीं है, बट अगर कोई एडल्ट हैं 18+ हैं तो वो आई गेस देख सकते हैं कंटेंट। यहाँ पे मुझे लगता है विवेकानंद जी, कम्युनिकेशन जो है, संवाद एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है कि माता पिता में और परिवार में और जो बच्चों में किस तरह का संवाद है, कि अगर हम रोकेंगे बच्चे को तो वो ज़्यादा देखना चाहेगा, खास तौर से जो टीनेज के जो बच्चे होते हैं। वहीं अगर हम उन्हें बता दें कि OTT आप के लिए है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, आपको शैक्षणिक भी देखने को मिलती हैं, आपको मूल्यों से जुड़ी भी देखने को मिलती हैं। माता पिता की बड़ी भूमिका है इसमें, परिवार की बड़ी भूमिका है कि किस तरह से नियंत्रण, क्योंकि हम अगर समाज में भी देखें और विश्व में भी देखें तो हर प्रकार का व्यक्ति है, हर प्रकार का एक भाव है हमें देखने को मिलता है। तो एक बच्चे को, एक व्यक्ति को क्या चुनना है, वो उसका संवाद किस तरह का है अपने आप से, अपने माता पिता से, अपने आसपास वालों से, वो बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभा सकता है। आप क्या कहेंगे इस पे? निश्चित रूप से जो आज के दौर में हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की या इंटरनेट की या तमाम तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें बहुत सी बातें ऐसी आपको दिखाई देंगी कि जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए हैं। तो सामग्री बहुत सारी फैली पड़ी है, ये आपको अपने विवेक से चुनना पड़ेगा कि आपके लिए क्या उपयोगी है। और ख़ासतौर पर जिन परिवारों में छोटे बच्चे हैं, वहाँ तो निश्चित रूप से ये परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, उनकी अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि परिवार प्रबोधन किस प्रकार से हो। आप एक साथ बैठें, लगातार केवल मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रहें, और उस पर भी क्या आपके लिए लाभदायक है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। इसमें केवल और केवल विरोध नहीं, उसके साथ में विकल्प भी आप उपलब्ध करवाएंगे। कब आपको रामायण महाभारत देखनी है, कब आपको पंचतंत्र की कहानियाँ देखनी है, और कब आपको वेब सीरीज देखनी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है शालू जी कि ये जो सामंजस्य है, इसमें परिवार की, बड़े भाइयों की या परिवार में जो बड़े बुजुर्ग उनकी हैं, एक बड़ी भूमिका नजर आती है। बिल्कुल, तो संवाद तो है, और साथ ही जो युवा वर्ग हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना है कि आजकल जो ज़माना है, चाहे हम OTT की बात करें, हम इंटरनेट की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इतनी ज़्यादा सामग्री है कि हम ये चुन नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हम अक्सर इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं जहाँ हम रील स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और उसके बाद में कब 1 घंटा बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। तो हमें ये जो स्मार्टफोन जो है हमारे, हमें स्मार्ट बनाने के लिए है, ना कि इनका अधीन बनने के लिए। तो हम टाइमर सेट कर सकते हैं, हम अपना एक जो वॉच टाइम है या स्क्रीन टाइम है, ये फ़ोन में ही इतने सारे विकल्प हमें दिख जाते हैं। तो और अगर हमारे माता पिता हमें रोकते भी हैं कि अब समय हो चुका है कि पढ़ाई करो या अब समय हो चुका है कि खेलो, तो हमें उस चीज़ का भी सम्मान करना चाहिए। मोबाइल भी देखें, OTT भी देखें, अपने माता पिता के साथ बातचीत करें, जिससे कि आप किसी गलत मूल्य, गलत व्यक्ति, गलत भाव का शिकार ना हो। शालू जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर सक्षम जी, ये अभिनय के क्षेत्र से भी आते हैं और चिकित्सा क्षेत्र से भी आते हैं, तो इनके सामने तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती ही होंगी कि आज के इस दौर में बहुत से बच्चे जो है वो सोशल मीडिया के एडिक्ट हो रहे हैं। इसको लेकर भी जिस तरीके से एक तरफ तो बहुत ज्ञान है उस क्षेत्र में, इंटरनेट की जो एक अलग आभासी जो दुनिया है, अथाह ज्ञान, जानकारियां वहां भरा पड़ा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है टीनेजर्स उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। एक चिकित्सक के रूप में आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर, चिकित्सक के रूप में यही सुझाव है कि आप अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा देखेंगे तो उतना ज़्यादा आप कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं कि आप कई ऐसी वैल्यूज़ भी ले लें उन चीज़ों को देख के। बच्चे क्योंकि भटक जाते हैं मैम, तो उनमें इतनी समझ नहीं होती है, तो उसमें अगेन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है कि वो बच्चों पे सही तरीके से निर्देशन करें और साथ ही उन्हें अच्छी वैल्यू सिखाएं और सही गलत दोनों बताएं, ताकि वो अपने हिसाब से चुन सकें।
तो एग्जाम्पल फॉलो बाय एग्जाम्पल और रीड बाय एग्जाम्पल भी आपने सुना होगा। आपके हिसाब से किताबें पढ़ना, आजकल वो कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, लेकिन फिर से एक बार में किताबें पढ़ने का दौर वापस आ रहा है। लोग बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस तरह के बुक क्लब्स ही बन गए हैं। किताबें पढ़ने से आपको क्या लगता है किस तरह से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो होता है किसी भी व्यक्ति का, जो आगे आपके प्रोफेशन में, आप तो एक्टर हैं, बहुत पढ़ना पड़ता होगा, किताबों का क्या रोल हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में? मैम किताबों का ज्ञान का वो है मैम, एक समंदर है ज्ञान का। तो आप जो भी चाहें, आपको जिस भी सब्जेक्ट पे चाहें, आप किताब लीजिए कोई अच्छे से ऑथर की, अगर आप उसको पूरा बैठ के पढ़ेंगे तो 100% वो आपको कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज़ और लाइफ के बारे में सिखा के जाती हैं। ऐसी कुछ किताबें, जैसे मेरी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किताबों ने मुझे इतना ज्ञान दिया आज कि मैं यहाँ बैठ सका और ये बातें कर सक रहा हूँ सर। तो वैसे ही जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, हमेशा उनसे जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक आपकी नींव और एक पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। जी सक्षम जी, आपने जैसे MBBS तो कर ही लिया, डॉक्टर तो आप हो गए हैं, लेकिन क्या इस फील्ड में भी आगे कुछ और योजना है, कुछ आगे और लक्ष्य है? क्या करना चाहेंगे मेडिकल फील्ड में और आगे? सर मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहूँगा, एक नामी डॉक्टर बनना चाहूँगा, और जितने लोगों तक पहुँच सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ, उनकी सेवा करना चाहूँगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइसी ट्रीटमेंट, उनके लिए निशुल्क या फिर कम से कम कॉस्ट पे ट्रीटमेंट मैं कर सकूं, मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा अपनी लाइफ में। बहुत ही सुंदर बात और बहुत सुंदर विचार है आपका। यहीं पे सक्षम जी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेके घर से निकलते हैं, लेकिन एक छोटी सी हार, छोटा सा फेलियर या कोई ऐसी बात किसी की चुप जाती है तो वो अपने सपने के साथ साथ खुद का भी जो है अंत कर लेते हैं, और हम ऐसे बहुत दुखद इंस्टेंसेस जो है देखते हैं। तो आप एक यूथ आइकन हैं, आप बहुत यंग हैं, आप डॉक्टर बन चुके हैं। ऐसे यंगस्टर्स जो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, इस हद तक निराश हो जाते हैं कि अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच लेते हैं, कर भी देते हैं। ऐसे बच्चों से, बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे, टीनेजर्स से? मैम मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस और फेलियर एक लाइफ का पहिया है, ये चलता रहेगा। आपको आपका काम नहीं रोकना है, आपका जो पैशन है, आपका जो ड्रीम है, आपको वो फॉलो करना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे कल को सफलता हासिल होगी या नहीं होगी। आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो अगेन वही बात है, ईश्वर अच्छा ही करेगा। अगर आपने अपने आप को उस काबिल बुन लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर वो मंजर देखने से या वो हासिल करने से। निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां बनती हैं, बहुत जल्दी जो युवा हतोत्साहित हो जाते हैं, कोई 1-2 परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो नकारात्मक विचार उनके मन में आने लगते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी रचनाएं हमारे बड़े कवियों ने रची हैं, उनको यदि आप पढ़ेंगे तो एक उत्साह का संचार होता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। इतना साहस जो है वो मनुष्य में दिया है, और शायद इसीलिए मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट कृति कहा गया है। हारने का, निराश होने का कोई कारण नहीं है। जब हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में गीता के उपदेश की बात कही थी, कर्मण्यवाधिकारस्ते की बात हुई थी, आपको सतत चलते रहना है। और जो युवा 1 बार 2 बार 3 बार यदि निराश भी हो रहे हैं, यदि कहीं किसी फील्ड में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बात सदैव याद रखिए, जीवन में परीक्षाएं आती रहेंगी। आपका जन्म केवल उन परीक्षाओं में पास होने के लिए नहीं हुआ है। यदि आप वहां सफल नहीं हो रहे हैं तो निश्चित मानकर चलिए ईश्वर ने आपके लिए कहीं उससे बड़ी भूमिका वो तय की हुई है। बस उस समय का इंतजार कीजिए और लगे रहिए पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन निराशा का भी कोई कारण नहीं है। तो हार जीत, सफलता असफलता, ये जीवन में चलती रहेंगी। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद फिर से सूरज निकलता है, अंधेरा छटता है और फिर से उत्साह का वातावरण बनता है। जीवन को इसी प्रकार उत्साह से सरोबार रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं और हम भगवद गीता को भी मानते हैं, उसमें भी लिखा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसे समझना
हमारे ऊपर है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करना है कि यदि कोई चीज़ हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई तो वो जीवन का अंत नहीं है। और कभी कभी जैसा कहें कि दिन बुरा होता है, समय बुरा होता है, लेकिन जीवन बुरा नहीं होता। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए उस सुबह का जब हमारी घनघोर काली रात जैसा जो हमारा स्वप्न लगता है हमें, ये खत्म हो और हम देख सकें कि किस तरह की आशा की किरण हमारा इंतज़ार कर रही है, किस तरह से जो अगला नया दिन है। और जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी हमें बताया कि ईश्वर ने हमें 2 आँख दिए हैं, एक स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ मस्तिष्क दिया है, ये अपने आप में ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर ये हमारे साथ है, हम तो किसी भी विपदा से निपट सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और जो हम चाहें उसे हासिल भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से सक्षम जी, जो बात हो रही है भविष्य की आशा की किरण की, तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि भविष्य में अभिनय के क्षेत्र में किस प्रकार की क्या योजनाएं हैं, अगले 4-5 वर्षों के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट कुछ आपने सोचा होगा अपने भविष्य के हिसाब से अभिनय के क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहेंगे अगले आने वाले समय में? सर अभी मेरे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। बॉम्बे बॉन्ड्स का भी सीज़न 2 एंड सीज़न 3 आएगा, तो उसमें भी मैं रहूँगा। एंड उसके अलावा एक हॉरर कॉमेडी फिल्म आ रही है मैम, उसको भी अभी साइन किया है। एंड एक वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न 1 ऑलरेडी आ चुका है, और उसमें भी एक बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, बट अगर सब कुछ सही रहा तो उनके साथ भी फिर उनके अगेंस्ट में मैं उस सीरीज में रहूंगा सीजन 2 में। क्या बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अलग अलग किरदार निभाने का मौका आपको मिलेगा। उसकी तैयारी किस तरह से करेंगे आप, या किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि हॉरर कॉमेडी भी है, पत्रकार भी है, और आपने जो बताया आज के शोले है उसमें अलग तरह का किरदार है, उसकी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं या करेंगे आगे? मैम जैसे कि मैंने बताया, पत्रकार का मैंने वेब सीरीज़ में ऑलरेडी रोल प्ले कर चुका हूँ मैं। अब उसकी आगे की जो कहानी होगी वो उसकी पत्रकार से आगे, जैसे पेन टू पिस्टल की जो कहानी है उसकी, वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करती है वो रहेगी। उसका एक शेड है कैरेक्टर का जो रहेगा मैम आगे। एंड बाकी आप कैसे ढलेंगे इन शेड्स में? मैम मैं कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर है उसको डीपली स्टडी करता हूँ, उसके बैकग्राउंड को, जो भी उसका पूरा बैकग्राउंड है, किस फैमिली से आ रहा है, उसके मॉरल्स क्या हैं, उसके एथिक्स क्या हैं, किस जीवनी पे वो जी रहा है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, हर चीज़, हर एक छोटी से छोटी डिटेल बहुत मैटर करती है इसके अंदर मैम। एंड उसके बाद जो डायरेक्टर जो भी होते हैं वो जैसा आपसे चाह रहे हो परफॉर्मेंस कि ऐसा पर्टिकुलर आप कीजिए सीन कि हम ऐसा चाह रहे हैं, तो बस उनसे मैं इनपुट लेता हूँ और उसको फिर निखार के अपना उसके अंदर 200% दे के और कितना अच्छे से कर सकता हूँ वो करता हूँ मैं सर। निश्चित रूप से बहुत सी चर्चाएं हुई अभिनय को लेकर भी, चिकित्सा को लेकर भी, समाज को लेकर भी। चाहेंगे कि दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों क्षेत्रों से चूंकि आप जुड़े हुए हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र के दृष्टि से भी और अभिनय के मनोरंजन की दृष्टि से भी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? और या कोई डायलॉग आपका पसंदीदा हो जो आप बोलना चाहें, वो भी हम चाहेंगे। क्यों विवेकानंद जी, हम आपसे ये मुझसे सुनना चाहेंगे संदेश से पहले। मैम डायलॉग अभी मैं बोल दूंगा तो मैम वो आउट हो जाएगा। पुराना कोई पुराना मैं चाहूंगा कि आप वो वेब सीरीज में देखें। जरूर देखेंगे। तो संदेश क्या देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? संदेश मैम मैं ये देना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज की युवा पीढ़ी को हताश नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फेलियर वो देखें तो आप जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, आपका पैशन, आप उसको फॉलो कीजिए, पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए, और उसके अंदर आप हार जीत के बारे में सोचना भूल जाइए। तो जब आप ये इतना अचीव कर लेंगे तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे एज अ पर्सन। लाइफ के अंदर आप काफ़ी ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि आपके मन से वो फेलियर का डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, मेरा ये मानना है सर। सक्षम जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने तमाम सवालों के बहुत सहजता से, सरलता से जवाब दिए, दर्शकों को नई नई जानकारियां भी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से दर्शकों को ये कहा जा सकता है कि आज की इस चर्चा से जो बात निकल कर आई है, वो बात ये निकल कर आई है कि आपके कारण कितने चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। आप अभिनय के क्षेत्र में हैं तो कितने लोगों को अपने अभिनय से, अपनी कला से आप गुदगुदा सकते हैं, और यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं तो कितने लोगों के दर्द आप दूर कर सकते हैं, कितने लोगों को खुशहाल आप बना सकते हैं। जो बीमार हैं, परेशान हैं, ऐसे लोगों के चेहरे पर भी किस तरह से मुस्कान लाई जा सकती है। निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में यदि आप खुशियां लाते हैं, किसी की आंख के 2 आंसू आप यदि पोंछ देते हैं, तो आपका जीवन सार्थक कहा जा सकता है। इसी प्रकार का संदेश मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे को देखने को मिलता है। आप सभी का भी दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।